झारखंड असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी, दोपहर तक नताइज मुतवक्के। रियासत में 30 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान 5 मरहलों में हुए थे इंतखाबात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के शुबहात किए दूर। कहा, एनआरसी सिर्फ आसाम में किया गया नाफिज, किसी दूसरी रियासतों में नाफिज करने की नहीं है कोई तजवीज़। नेशनल फिल्म अवार्ड्स तकरीब आज नई दिल्ली में होगी मुनक़िद। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू तकसीम करेंगे इनामात। शुमाली दिल्ली के करारी इलाके में कपड़े के गोदाम में लगी आग, 9 हलाक 10 जख्मी। काफी जद्दोजहद के बाद आग पर पाया गया काबू। अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सदारती ओहदे पर दूसरी मरतबा वापसी की राह हमवार। इब्तदाई रुझानों के मुताबिक वोटों की गिनती में हुई है सबकत हासिल। कटक में तीसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। भारत ने जीत के 316 रन का निशाना 48 ओवर और 4 गेंदों में 6 विकेट पर कर लिया हासिल। आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू हो गई है। तमाम 24 जिला सदर दफातर में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है और आज दोपहर तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि 81 नशस्तों के लिए झारखंड में 5 मरहलों में 30 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान वोट डाले गए थे। रियासत के सभी अजला के सदर दफातर में वोटों की गिनती के मरकज बनाए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू कराई गई। इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती हुई। हर एक वोटिंग मरकज पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। गिनती के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों के पोलिंग एजेंट भी मौजूद हैं। हतमी राउंड की गिनती के बाद मुताल्लिका असेंबली के 5 वोटिंग मरकजों के वीवीपैट के पर्चे का भी ऐलान किया जाएगा। रियासत में 30 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान 5 मरहलों में वोटिंग कराई गई थी। रायशुमारी के मकामात पर सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। झारखंड इंतखाबात के वोटों की गिनती की मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे कुमार आलोक से, जो इस वक्त रांची में हैं। जी कुमार आलोक, इस वक्त वोटों की गिनती के क्या ताज़ा रुझानात हैं? देखिए, शुरुआती दौर में जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो गई है और पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद अब जो ओरिजिनल जो नतीजे हैं, जो आपको जो ट्रेंड्स हैं, जितने 81 नशिस्तों पे जो इंतखाबात हुए हैं, तो उसके अब ओरिजिनल ट्रेंड आने शुरू हो गए हैं। मुकाबला बहुत ही कांटे का है। अब देखना ये होगा कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, खासकर हम आजसू की बात करें जो सुदेश महतो की पार्टी है, झारखंड विकास मोर्चा की बात करें जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी है, इसके अलावा अन्य जो दल हैं, झापा हैं या निर्दलीय हैं, इनका रुख क्या होता है और ये कितनी संख्या में जीत के आते हैं, इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से लड़ाई उसने लड़ी है, काफ़ी फाइट उन्होंने यहाँ पर किया है। हालांकि जो एग्जिट पोल के द्वारा जो बताए जा रहे थे, जो परिणाम बताए जा रहे थे, उससे कहीं बेहतर परिणाम बीजेपी ने अब तक दिया है। हालांकि उनको कड़ी टक्कर मिल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति गठबंधन से, लेकिन अभी यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन सत्ता के करीब है। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि आने वाले 1 या 1.5 घंटे में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। जी जी, तो ये जो गठबंधन है जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस का, तो इससे मुताल्लिक क्या संभावना बन सकती है? देखिए, जेएमएम जो गठबंधन है, खासकर इन्होंने बहुत ही टैक्टिकली चुनाव लड़ा है। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी है और इन्होंने टैक्टिकली चुनाव ये लड़ा कि जो ग्रामीण सीटें थी झारखंड की, उन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार उतारे गए और जो शहरी सीट थी जहां पर बीजेपी का खासा दबदबा है, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जगह दी गई। आरजेडी भी सीटों पर लड़ रही है, 7 सीटों पर वो लड़ रही है और 3 पे वो आगे भी चल रहे थे। तो
गठबंधन एक पूरे स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ा, लेकिन वहीं पर रघुवर दास के नेतृत्व में और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभाएं हुई वो एक तरह से संजीवनी का काम किया है बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए। अमित शाह आए यहाँ पर, 9 सभाएं उन्होंने की, गृह मंत्री जो हैं, तो इनके आने से एक माहौल यहाँ पर बदला। लेकिन अभी भी बीजेपी और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आने वाले एक आध घंटों में यानी कि 11:30 तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। जी शुक्रिया बहुत बहुत कुमार आलोक। अभी तस्वीर साफ नहीं है, 1-1.5 घंटे में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है कि किसकी हुकूमत बन सकती है झारखंड में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के रामलीला मैदान से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियत कानून पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियत कानून के ताल्लुक से मुल्क भर में जारी मुज़ाहिरों पर कहा कि ये कानून मुल्क के हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है। अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोगों को गुमराह करके मुल्क को खौफ और लाकानूनियत के माहौल में ढकेलने की साजिश हो रही है। मुज़ाहिरीन से तशद्दुद पर आमादा न होने और अपोजिशन जमातों की साजिशों को नाकाम बनाने की अपील की। किस तरह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए किस हद तक जा रहे हैं, ये आपने पिछले हफ्ते भी देखा है। जो बयान दिए गए, जिस तरह लोगों को भड़काया गया, उकसाने वाली बातें कही गई, झूठे वीडियो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों ने सोशल मीडिया में डाल करके भ्रम फैलाने का, आग फैलाने का गुनाहित कृत्य किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से अपील की कि शहरियत तरमीमी कानून पर झूठी अफवाहों पर तवज्जो न दें। झूठा और अफवाह फैलाने वाले इन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये 2 तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिनकी सियासत दहाइयों तक वोट बैंक पर ही टिकी रही, दूसरे वो हैं जिनको इस तरह की सियासत से फ़ायदा मिला है। भारत की संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा ने आपके उज्जवल भविष्य के लिए, दलित, पीड़ित, शोषितों के भविष्य के लिए लोकसभा, राज्यसभा ने, सभी सांसदों ने इस बिल को पास करने में मदद की है। आप खड़े होकर देश की संसद का सम्मान कीजिए, देश की पार्लियामेंट का सम्मान कीजिए, देश की लोकसभा का सम्मान कीजिए, देश की राज्यसभा का सम्मान कीजिए, देश की जनता ने चुने हुए हमारे सांसदों का सम्मान कीजिए, पूरी ताकत से सम्मान कीजिए दोस्तों। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे अर्बन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। कुछ तो अपने इल्म की कदर कीजिए, एक बार शहरियत तरमीमी कानून को पढ़ तो लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने डिटेंशन सेंटर के ताल्लुक से अपोजिशन जमातों के झूठ को बेनकाब किया। अर्बन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे पढ़े लिखे ये भी पूछ रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है। कैसा झूठ, कैसा और एक तरफी। एक बार पढ़ तो लीजिए कि संविधान संशोधन और एनआरसी ये सब है क्या। आप तो पढ़े लिखे लोग हो। मैं देश के नौजवानों को आग्रह करता हूं, जरा पढ़िए इसको। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है।
वज़ीर आज़म ने एनआरसी पीयर अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में आवाम को गुमराह किया जा रहा है। एनआरसी इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं। हवा खड़ा किया जा रहा है। 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हैं? झूठ फैलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन के जरिए अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाए जाने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि स्कूली बसों पर हमला किया गया, ट्रेनों पर हमला किया गया, मोटरसाइकिलों, गाड़ियों, साइकिलों और छोटी छोटी दुकानों को आग लगाई गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईमानदार टैक्स दहंदगान के पैसे से बनी सरकारी इमलाक को खाक कर दिया गया है, जिससे उनके इरादों का पता चलता है। इन लोगों ने दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों को अराजकता और डर के माहौल में धकेलने की नापाक कोशिश की है, साजिश की है। जिस तरह बच्चों की स्कूलों पर हमले हुए, यात्री बसों पर, ट्रेनों पर हमले किए गए हैं, लोगों की गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, साइकिल को, छोटी छोटी दुकानों को जलाया गया है। भारत के ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा, उससे बनी सरकारी संपत्ति, उसे आग में खाक कर दिया गया है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। इनकी राजनीति कैसी है, इनके इरादे कैसे हैं, ये अब देश भली भांति समझ चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी करते वक्त तशद्दुद का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों पर लोग पत्थर बरसाकर उन्हें जख्मी करके आपको क्या मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद 33,000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने अमन की बहाली और आपकी हिफाजत के लिए शहादत दी। पुलिस के जवानों को अपनी ड्यूटी करते समय जो हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, उनको मारा जा रहा है, क्या मिलेगा आपको? और इन शरारती तत्व समझ लें, जब पहले भी आपकी सरकार थी, ये पुलिस वाले भी आप ही के थे। सरकारें बदलती है, पुलिस वाले किसी के दुश्मन नहीं होते। इस देश को पता नहीं है, आजादी के बाद 33,000, ये आंकड़ा बताइए लोगों को, आजादी के बाद 33,000 हमारे पुलिस भाइयों ने शांति और सुरक्षा के लिए शहादत दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सीएए उन लोगों पर नाफिज होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं। किसी नए पनाहगुज़ीर को इस कानून का फ़ायदा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मजहबी जुल्म और ज़्यादती की वजह से आए लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए ये कानून है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। ये कानून
अंदर जो 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनका इस कानून से कोई वास्ता नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी में नई सुबह लाने का एक बेहतरीन मौका मुझे और बीजेपी को मिला है। टेक्नोलॉजी की मदद से दिल्ली की 1700 से ज्यादा कॉलोनियों की बाउंड्री को चिन्हित करने का काम पूरा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, 1200 से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर डाले जा चुके हैं। कॉलोनियों के नियमितीकरण का ये फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के बिजनेस, यहां के कारोबार को भी गति देने वाला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने एक तरफ वीआईपी लोगों से दिल्ली के 2000 से ज्यादा बंगले खाली करवाए हैं, 40 लाख से ज्यादा गरीबों और मुतवस्सित दर्जे के अफराद को उनके घर का हक भी दे दिया है। दिल्ली के 2000 से ज्यादा सरकारी बंगले तो खाली कराए ही, साथ साथ दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा गरीबों मध्यम वर्ग के लोगों को उनके घर का हक भी दे दिया है। उनके वीआईपी उनको मुबारक, मेरे वीआईपी तो आप ही लोग हैं। वज़ीर आज़म के रामलीला मैदान में आभार रैली को लेकर लोगों में काफ़ी जोशो खरोश रहा। लोगों का मानना है कि वज़ीर आज़म ने आवाम के सभी शुकूक व शुबहात को दूर किया और कहा कि हुकूमत आवाम के विकास को अव्वलियत दे रही है। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने रैली में शामिल लोगों से बातचीत की। दिल्ली के रामलीला मैदान में काफी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार करने के लिए पहुंचे। कितनी खुशी है उन्हें बात करते हैं। तो कितनी खुशी है पीएम यहाँ पहुंचे? मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने 40 लाख लोगों के जो एक मन में बहुत बड़ी दुविधा होती थी उनको कि मेरा मकान कब टूट जाएगा, आज उस डर से मोदी जी ने सारी दिल्ली वासियों को निकाला है। ये जन सैलाब सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए है, जो 1731 कॉलोनियां एवं 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने का काम किया है, उनकी पक्की रजिस्ट्रियां देने का काम किया है। उसके साथ साथ 370 धारा हटाई है, जम्मू कश्मीर से 35A का निवारण किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को नया जीवन दिया है। हर जितने भी बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार में जो काम हुए हैं, उन सबको काम को देखते हुए जनता ने आज धन्यवाद रैली का आयोजन हुआ, जिसमें सभी लोगों ने मोदी जी को धन्यवाद दिया। आज इतनी खुशी है कि जो इतिहास में आज तक कभी खुशी नहीं मिली किसी को, जो आज मिली है। और जो मोदी ने काम किया दुनिया में कोई कर नहीं सकता, न करेगा। CAA नागरिकता कानून का काम जो इतने वर्षों से लंबित था, अगर किसी हिंदू भाई के लिए किसी कर दिया, इसको विपक्षी पार्टियों से क्या तकलीफ है, ये नहीं समझ में आ रही है। क्यों गुमराह कर रहे हैं? इतना बढ़िया काम किया है मोदी जी ने कि जो बेचारे थे, गरीब परिवार थे, जो दूर दराज से आए थे, पूर्वांचल से आए हुए थे, उनके पूर्वांचल उत्तरांचल 70 से लोगों से जो आए हुए थे, उनके लिए इतना बढ़िया काम किया है कि उनके आने वाली पीढ़ी तक, जब तक ये रहेंगे ना, तब तक याद करेंगे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सुनकर लोग काफी उत्साहित दिखे। उत्साहित इसलिए दिखाई दिए क्योंकि इस तरह के माहौल में भी आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में आकर लोगों को संबोधित किया और यहाँ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जितने लोग रामलीला मैदान के अंदर थे, उससे कहीं ज्यादा बाहर की सड़कों पर भी दिखाई दिए। कैमरामैन सौरभ शुक्ला और मेरे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। जावड़ेकर ने कहा कि लोगों को फैसला करना है कि उनको जिला वतनों को पनाह देने वाली हुकूमत चाहिए या उनकी मुखालिफत करने वाली हुकूमत चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको मेट्रो बढ़ाने वाली हुकूमत चाहिए या मेट्रो रोकने वाली हुकूमत चाहिए। जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली की तरक्की सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है।
66वें कौमी फिल्म अवार्ड्स आज नई दिल्ली की एक तकरीब में दिए जाएंगे। ये अवार्ड्स नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू अता करेंगे। गुजराती फिल्म हेलारो को बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा। बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को फिल्म अंधाधुन और उड़ी में उनकी अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकार के इनाम के लिए मुंतखब किया गया है। कीर्ति सुरेश और तेलुगु फिल्म महांती में उनके किरदार सावित्री के लिए उन्हें बेहतरीन अदाकारा के लिए मुंतखब किया गया है। मराठी फिल्म पानी को माहौलियात और उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बनी फिल्म ने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता है। उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा माहौल दोस्त फिल्मी रियासत का अवार्ड दिया जाएगा। बाहरी दिल्ली से करारी इलाके में कपड़े के गोदाम में इतवार की रात ज़बरदस्त आग लग गई। इसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आग बुझाने वाली गाड़ियों ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर खराजी अकीदत पेश किया। एक ट्वीट करते हुए कहा कि जब मेहनत कश किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने की बात आई तब चरण सिंह जी आगे आए। चरण सिंह जी ने पसमानदा अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की। वो भारतीय जमहूरी ताने बाने को मजबूत करने में सबसे आगे थे। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी इतवार के रोज़ आए इंतखाबी नताइज के मुताबिक एक बार फिर हुकूमत की बागडोर संभालने जा रहे हैं। इंतखाबी अफसरान ने इब्तदाई रुझानात के मुताबिक ऐलान किया है कि सदारती इंतखाब में अशरफ गनी को अक्सरियत हासिल हो गई है। कमीशन के मुताबिक 28 सितंबर को हुए इलेक्शन में गनी को 50.64% वोट मिले हैं, जबकि उनके हरीफ अब्दुल्ला को 39.52% वोट हासिल हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इंतखाबी नताइज हतमी नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि गनी के असल हरीफ अब्दुल्ला ने कहा है कि वो नताइज को चैलेंज करेंगे। कतई फैसला आने से पहले अब उम्मीदवारों के पास शिकायत दर्ज कराने का मौका है। उन्हें मुमकिन 1 हफ्ते के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी। 3 दिसंबर को नाइजीरिया की साहिल के करीब एक तजारती जहाज से समुद्री लुटेरों ने जिन 18 भारतीयों को यरगमाल बनाया था उन्हें रिहा कर दिया गया है। नाइजीरिया के भारतीय मिशन ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने अगवा भारतीयों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशिशें की हैं। भारतीय शहरियों को बोनी जजीरे पर समुद्री लुटेरों के एक ग्रुप ने हांगकांग के जहाज़ पर कंट्रोल हासिल करने के बाद अगवा कर लिया था। मिशन के जहाज़ के अमले के अफराद के अगवा का मामला नाइजीरियाई हुकूमत के साथ उठाया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। भारत ने कटक में खेले गए दिलचस्प तीसरे यकरोज़ा मैच में वेस्टइंडीज़ को 4 विकेट से शिकस्त दे दी है। वेस्टइंडीज़ से जीत के लिए मिले 316 रन के बड़े हदफ को भारत ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज़ को 2-1 से अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत की ये मुसलसल 10वीं सीरीज़ जीत है। और अब पेश है अखबारात का जायजा। दिल्ली से शाये तकरीबन तमाम उर्दू रोजनामों ने शहरियत तरमीमी कानून को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, शहरियत कानून और एनआरसी पर वजीर आजम की वजाहत, एनआरसी का हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। रामलीला मैदान से अपोजिशन पर वजीर आजम का हमला मुसलमानों को हिरासती मरकज का खौफ दिखा रहे हैं, जबकि उनकी हुकूमत बनने के बाद से आज तक एनआरसी पर कभी बहस तक नहीं हुई। नजर डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की बैनुल-अक़वामी खबरों की सुर्खियों पर। अहम सुर्खियां हैं, सदारती इलेक्शन में अशरफ गनी को अक्सरियत हासिल, अहम हरीफ चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला को नताइज को चैलेंज करने का इंतबाह, ईरान का न्यूक्लियाई मुआहदे से दस्तबरदार होने का इंदिया। खेल के सफ़े की अहम सुर्खी है, टीम इंडिया का विंडीज़ के खिलाफ मुसलसल 10वीं सीरीज़ पर कब्जा। नज़र डालेंगे रोजनामा सहाफ़त पर। अखबार की अहम सुर्खी है, शहरियत तरमीमी एक्ट से मुताल्लिक दिल्ली में सियासी और समाजी तंजीमों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब बात रोजनामा हमारा समाज की। अमरीकी इंतखाबात से मुताल्लिक अखबार ने सुर्खी लगाई है, आइंदा सदारती इंतखाब के लिए उम्मीदवारों ने की मुहिम तेज, डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों में साबिक नायब सदर जो बाइडेन सबसे आगे। आखिर में जायजा लेंगे रोजनामा अखबार मशरिक का। अखबार ने मौसम से मुताल्लिक अहम सुर्खी इस तरह बनाई है, बर्फीली हवाओं से रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर, कोहरे से धीमी हुई रफ्तार, पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में जारी सर्द लहर ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज की। अखबार से आज बस इतना ही।
और अब जानते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। इसी के साथ उर्दू खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।